हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों का एमके कैंपस में के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है साइंस का जो कि दूसरा चैप्टर है, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से अच्छे खासे सवाल आते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से हमारे लाइफ में ये फ्रेंडली है और किस तरीके से फो है, मतलब किस तरीके से हमारे लिए शत्रु का काम करता है और किस तरीके से मित्र का भी काम करता है। डेली लाइफ में इसका क्या यूजेज है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, इनके कितने पार्ट्स होते हैं और किस किस तरीके से हमारे लिए वो फ्रेंडली और फो है, ठीक है ना। तो उन सभी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का जो चैप्टर हमारा वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है? नॉर्मली हम इनको अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते, ठीक है। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। क्यों नहीं देख पाते? इसका वजह ये है, जितने भी लिविंग थिंग्स बने होते हैं वो कहीं ना कहीं सेल से बने होते हैं। हम हो, चाहे आप हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, हर लिविंग थिंग्स जो है वो सेल से बने होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सेल से बना होता है। बस फर्क ये होता है कि इसके अंदर ये यूनी सेल भी हो सकता है और मल्टी सेल भी हो सकता है। वो जो यूनी सेल होते हैं वो हम अपने नेकेड आई से देख नहीं पाते, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम्स हो गए, ये सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने हम नेकेड आई से नहीं देख पाते। तो इसे देखने के लिए हमें एक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे लिए फ्रेंड का काम करती है और फे का काम करती है, ये हम देखेंगे आज के चैप्टर में। नॉर्मली इसका जो ग्रुप है वो 4 ग्रुप में इसे डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका बैक्टीरिया। क्या आता है? बैक्टीरिया। इसे हिंदी में हम इसे जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु। उसके बाद जो है आपका फंगी है, और इसे फंगस भी बोला जाता है। हिंदी में हम इसे कवक के नाम से जानते हैं। और एल्गी, जिसे हम शैवाल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो चौथा ग्रुप है वो है हमारा प्रोटोजोआ। इसे हम हिंदी में भी प्रोटोजोआ ही कहते हैं। ये 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के: बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और प्रोटोजोआ। ये चारों जो होते हैं वो आपको हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो मिट्टी में हो, बर्फ में हो, पानी में हो। हर जगह ये लिविंग अवस्था में होता है, मतलब जिंदा होता है। हर जगह ये पनप सकता है, हर जगह ये हो सकता है। लेकिन इन सब के अलावा भी एक और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस ग्रुप से अलग रखा गया है, जो कि हमारा वायरस। हिंदी में इसे विषाणु कहते हैं। अब सवाल ये है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, हो सके तो इस वीडियो को पॉज करके पहले आंसर दे देना, उसके बाद देखना कि वायरस को इन सभी ग्रुप से अलग क्यों रखा गया। हमने 4 ग्रुप को अलग रखा है और वायरस को यहाँ रखा है। तो इसके पीछे एक छोटी सी वजह है कि वायरस जो है जब ये हमारे इस एटमॉस्फेयर में होता है तो वो डेड होता है, मतलब मृत होता है। लेकिन ये एक्टिव कब होता है? जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ कि जिसके अंदर ये चीज़ें होंगी। जैसे मान लो कि अभी कुछ टाइम पहले कोरोना चल रहा था। कोरोना भी क्या एक वायरस है। तो नॉर्मली कोरोना जब हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि बाहर था तो वो डेड था, और जैसे वो इंसान के अंदर जा रहा था, चाहे वो सांस के द्वारा हो या किसी भी तरीके से एक्टिविटी करके वो हमारे अंदर जा रहा था, फिर लंग्स में जाकर वो एक्टिव होता था। तो यानी कि ये कहाँ पर एक्टिव होता है? ये होता है इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जिस इंसान या पेड़ पौधे जिसके अंदर ये वायरस का इफेक्ट होता है वो उसके अंदर जाके उनके सेल में जाके ये एक्टिव होता है और फिर रिप्रोड्यूस करता है, मतलब अपने संख्या को बढ़ाता है, वृद्धि होने लगती है उसकी संख्या में, और फिर वो वहाँ पर एक्टिव हो जाता है। लेकिन बाकी जो 4 ग्रुप है ये हर जगह पाए जाते हैं, आपको लिविंग अवस्था में हर जगह होते हैं, चाहे वो पानी हो, बर्फ हो, मिट्टी हो, हवा हो, हर जगह, ठीक है। इसलिए इन 4 ग्रुप से इनको अलग रखा गया है। लेकिन ये पांचों के पांचों किसके अंदर आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे। ये पांचों माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। मतलब लंबे टाइम से, पुराने टाइम से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, हिंदी में से बोलते हैं सूक्ष्म जीव। तो लंबे टाइम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज किया जा रहा है वो अल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। किसमें किया जा रहा है? अल्कोहल बनाने में। अभी क्या होता है कि अल्कोहल बनता कैसे? यहाँ पर एक छोटा सा एक क्वेश्चन आता है, आपके बुक में भी है, जो कि है फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं उसे? फर्मेंटेशन। हिंदी में हम इसे किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस से अल्कोहल बनाया जाता है।
ठीक है ना। और इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है यीस्ट का, YEAST, यीस्ट का यूज़ किया जाता है। ये करते क्या हैं, जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर जो नेचुरल शुगर होता है, उस नेचुरल शुगर को वो क्या करते हैं, यीस्ट क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। और ये जो कन्वर्ट का जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फर्मेंटेशन होता क्या है, ठीक है। तो लंबे टाइम से जो यूज़ किया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो अल्कोहल के प्रोडक्शन में किया जा रहा है। फिर आगे चल के आप देखोगे इसी चैप्टर में कि वाणिज्यिक दृष्टि से, है ना, व्यापार की दृष्टि से भी जो इसका उपयोग बड़े पैमाने पे किया जाता है, अल्कोहल को बड़े पैमाने पे बनाया जाता है बेचने के लिए मार्केट को, ठीक है ना। उसके बाद है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी कि दही बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। तो दूध से जब दही बनता है तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया इस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है दूध से दही को बनाने के लिए। और क्योंकि हम दही खाते हैं, ब्रेड भी खाते हैं, इसके साथ साथ इडली हो गया, डोसा हो गया, इन सब के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर यीस्ट कह लो या फिर बैक्टीरिया कह लो, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ होता है। तो कहीं हम इसे खाते हैं तो हमारे लिए फ्रेंड की तरह काम करता है। तो ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए फ्रेंड हो जाते हैं, यानी कि मित्र हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ होता है। एग्रीकल्चर बोले तो कृषि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, होता है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, मतलब बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, सोइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देती है। किस प्रोसेस से, तो बाय द फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल प्लांट्स करते हैं, ठीक है ना, भोजन के डाइजेशन में नाइट्रोजन का एक अहम रोल है प्लांट्स में। तो उस नाइट्रोजन के फिक्सेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अहम भूमिका है। हमारे एटमॉस्फेयर में आप सभी को पता है कि 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। बाकी आप लोग बताना कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्राएं हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 78% नाइट्रोजन है, इसके बावजूद भी प्लांट्स इस नाइट्रोजन को सीधे तरीके से हमारे वातावरण से कंज्यूम नहीं कर सकता। इसके लिए क्या होता है कि हमारे मिट्टी के अंदर कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, जिसमें कि एक माइक्रोब्स आपका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। और दूसरा है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे नीले शैवाल बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में। इसमें करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में, इसको चेंज करते हैं। इसके बाद प्लांट्स इसे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में भी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। उसके बाद है बैक्टीरिया और फिर यीस्ट। यहाँ पर वापस से हमने यीस्ट का यहाँ पर यूज हुआ है वर्ड का। यीस्ट का जो इस्तेमाल है वो हेल्पफुल होता है किस चीज़ के लिए, फर्मेंटेशन। अभी मैंने बताया कि फर्मेंटेशन क्या होता है, नेचुरल शुगर को जिस प्रोसेस से अल्कोहल बनाया जाता है उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। राइस से इडली बनाने के लिए किया जाता है और डोसा वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है। तो क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल हमारे दैनिक लाइफ में होता है, तो ये सारे हमारे लिए क्या होते हैं, फ्रेंड की तरह काम करते हैं। उसके बाद जो अगला है फोए, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं शत्रु। अब हमें ये देखना है कि ये शत्रु की तरह कैसे काम करता है। तो दैनिक लाइफ में इंसान को कुछ बीमारियां भी होती है ना, तो वो बीमारियां का जो वजह है, कहीं ना कहीं उसका वजह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अब उसमें किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हम देखेंगे। कुछ बीमारियां मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें कि आपका है पोलियो। आप सभी को बचपन में पोलियो का टीका लगा होगा, आप सभी को पता होगा BCG का टीका बचपन में ही लगता है। पोलियो होता है, चिकन पॉक्स, उसके बाद है कोरोना, जो कि अभी हाल ही का सबसे जो हाईलाइटेड बीमारी है, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला रखा था। चाइना वाले हैं, उनका तो आँख पूरा खुलता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को आँख खोल के रख दिया उसने, ठीक है। तो कोरोना हो गया, जिसको आप कोविड-19 के नाम से भी जानता हो, कॉमन कोल्ड। ये सभी बीमारियां जो है ये आपको वायरस के वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, वायरस के वजह से, यानी कि विषाणु के वजह से। यानी कि इस बीमारियां का जो काउज है, जो रीजन है, वो कहीं ना कहीं वायरस है। तो अगर वो मुझे बीमार कर रही है, अगर कोई माइक्रोब्स हमें बीमार कर रही है, तो हमारे लिए फ्रेंडली का काम तो कर नहीं रही है। कहीं ना कहीं मुझे बीमार करे तो हमारे लिए शत्रु का काम कर रही है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली भी होता है और यानी कि शत्रु भी होता है, कोई भी होता है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि टाइफाइड, जो कि आप सभी को पता है गंदे पानी के जमा होने से, जब जहाँ पर पानी जमी होती है, गंदा पानी होता है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया
कुछ बर्फ आते हैं जिनके वजह से हमें टाइफाइड होती है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अगर इसका टाइम से इलाज